नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले आसिम मुनीर कट्टरपंथी, पहलगाम आतंकी हमला उसी का नतीजा। पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना पूरा। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान तैयार। टीम 140 को देगी ट्रेनिंग। 23 मई को बुलाई दिल्ली में अहम और बड़ी बैठक। सरकार से सवालों को लेकर किया जाएगा प्रशिक्षित। जासूसी मामले में बढ़ी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें। हिसार पुलिस को दी गई 4 दिन की पुलिस रिमांड। ज्योति मल्होत्रा पर लगा है पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। SC, ST और OBC छात्रों से की मुलाकात। शिक्षा नीति से लेकर समानता और शैक्षणिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी की बातचीत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। चीफ जस्टिस के पास आया मेल। दोपहर 2 बजे तक अदालत को करवाया गया खाली। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन भी सुप्रीम सुनवाई जारी है। इस बीच सरकार कानून का बचाव करने से पीछे नहीं हट रही। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे हैं कि कानून गैर मुस्लिमों को वक्फ दान देने से वंचित नहीं करता। तो आइए जानते बारीकी से कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में कानून को लेकर हुआ। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ इस मामले को सुन रही है। सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से दलील देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी मुद्दा उठाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इस पर बहस की जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि विधायिका की तरफ से पारित कानून की वैधता पर रोक लगाने के लिए योग्य है। मामले पर आगे दलील देते हुए मेहता ने कहा कि कानून गैर मुस्लिम को वक्फ दान देने से वंचित नहीं करता। यही वजह है कि 5 साल आपको ये दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं और वक्फ इस तरीके का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं करते। बता दें, इससे पहले दूसरे दिन कानून पर सुनवाई को लेकर केंद्र का पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा था कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। इसी के साथ तुषार मेहता ने कहा कि हम बिना सोचे समझे बिल को नहीं लेकर आए हैं। ऐसे में कुछ याचिकाकर्ताओं पर पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से नहीं बोल सकते। आपके पास जो याचिकाएं आई हैं वो ऐसे लोगों ने दायर की है जो सीधे इस कानून से प्रभावित नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने दलीलें दी कि वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट का अधिकार लिया जा रहा है। नए कानून में सरकार का दखल देखा जा रहा है, जिस पर कई मुद्दों को लेकर केंद्र और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच कानून को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच जहां एक तरफ आतंकवाद पर प्रतिनिधिमंडल विदेशों के लिए रवाना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ देश में खुद PM मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पैगाम लेकर PM मोदी राजस्थान पहुंच गए, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सीधा संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के बीकानेर से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी गिनाई और पाकिस्तान को खुली चुनौती भी दी। अपने संबोधन में PM ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं, जिसमें से पहला ही पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा, तो करारा जवाब मिलेगा। हमले का जवाब देने का समय और तरीका हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होंगी। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इस तरह PM मोदी ने पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी जवाब दिया, जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच सीजफायर के ऐलान और ट्रंप के दखल पर सवाल उठा रही है। इसी के साथ PM मोदी का यह संदेश उस वक्त सामने आया है जब आतंकवाद के खिलाफ अपने पक्ष को रखने के लिए सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजा जा रहा है, जिसमें 40 सांसदों के 7 डेलीगेशन रखे गए। ऐसे में देश और विदेश दोनों मोर्चों पर मोदी सरकार सक्रियता दिखा रही है और विपक्ष के सवालों से बचने की कोशिश भी करते दिखाई दे रही है। तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान व्यापार का सहारा लेकर भारत और पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मनाया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक ट्रंप के एक भी दावे को लेकर जवाब नहीं दिया है, न ही उसको खारिज किया है, जिस पर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से तमाम सवाल उठा दिए हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीजफायर के ट्रंप के ऐलान को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरा विपक्ष मोदी सरकार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे सीजफायर के दावों पर जवाब मांग रहा है, लेकिन लगातार केंद्र की मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए। ऐसे में ये मामला और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार के सामने अपने सवाल रखे। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूछा कि PM मोदी की खामोशी का क्या मतलब है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि ट्रंप ने 8वीं बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगवाया। खेड़ा ने एक्स पर कहा, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने के लिए व्यापार का सहारा लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इन दावों को एक बार भी खारिज नहीं किया है। इस खामोशी का क्या मतलब निकाला जाए? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर कराने का क्रेडिट लिया है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए ट्रेड डील का सहारा लिया। ये बात ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। ट्रंप के इस बयान के बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने इस पर पीएम मोदी से गंभीरता से सवाल पूछे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। वो भी ऐसे वक्त में जब पहले ही आतंकवादियों के ना पकड़े जाने को लेकर, पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना पूरा होने को लेकर विपक्ष पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर वाहवाही बटोरने वाली मोदी सरकार बहनों के सिंदूर उजड़ने वालों को कब पकड़ेगी। ऐसे में मोदी सरकार चौतरफागिरी नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईडी की कार्रवाई पर जैसे कि हर बार सवाल उठते रहे, सुप्रीम कोर्ट बार बार गंभीर सवाल उठाता है। तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से साफ कह दिया कि आपकी ईडी हदें पार कर रही है। तो क्यों चीफ जस्टिस के निशाने पर आई ईडी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ईडी को जबरदस्त फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। दरअसल ईडी ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम मुख्यालय की तलाशी ली थी, जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने ईडी के इस एक्शन पर याचिका दायर की थी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई थी। उसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आड़े हाथ लेते हुए इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की बात कही। मामले पर 22 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजीआई की बेंच के सामने अपनी बात रखी और कहा कि राज्य सरकार ने 2014 से 21 में 41 एफआईआर दर्ज की। ईडी 2025 में सामने आई और निगम मुख्यालय पर छापा मारा। सभी फोन ले लिए गए, सब कुछ क्लोन किया गया। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि आप ऐसे में खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगमों के खिलाफ नहीं। इसी के साथ सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी ईडी सारी हदें पार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि मामले में छुट्टी के बाद सुनवाई की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्यवाही पर रोक लग सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की टिप्पणी काफी गौर करने वाली थी, जहां कहा गया कि ईडी सारी हदें पार कर रही है। ईडी की कार्यवाहियों पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त रुख दिखला चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईडी न सिर्फ सारी हदें पार कर रही, बल्कि ये भी सोचा जाना चाहिए कि किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ किस तरह से मुकदमा चलाया जा सकता है। बताते चले सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई दफा ईडी की गिरफ्तारी और कार्यवाही पर सवाल खड़े करता रहा है और एक बार फिर ईडी पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ गए हैं। और इतना ही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले पर जहां विपक्ष मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है, तो वहीं तमिलनाडु सरकार तो मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जहां एमके स्टालिन के निर्देशानुसार एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। तो क्यों तमिलनाडु ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, जानिए इस रिपोर्ट में। एमके स्टालिन की तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल ये मामला समग्र शिक्षा योजना के तहत कथित रूप से धनराशि को रोके रखने से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर तमिलनाडु सरकार की ओर से केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में 2,299 करोड़ 30,24,769 रुपए की रिकवरी की अपील की गई है। इसके साथ ही मूल राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान की मांग भी रखी गई है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पीएम श्री स्कूल योजना तमिलनाडु राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार खुद इसे लागू न करे। यानी कि एक बार फिर से वही भाषा विवाद तमिलनाडु और केंद्र के बीच ताजा होता दिखाई दे रहा है। लाइव लोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने याचिका के जरिए गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दायर की गई याचिका को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी दल डीएमके के प्रवक्ता सर्वर अनादुरोई ने कहा, तमिलनाडु सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु सरकार को मिलने वाले 2291 करोड़ रुपए जारी न करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस धनराशि को राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना के कार्यान्वयन से नहीं जोड़ा जा सकता। इस तरह तमिलनाडु ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि ये फंड रोककर वो ट्राई लैंग्वेज को जबरन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बसे लोगों के घरों को अवैध बताकर बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान अभी तक करीब 8,500 घरों को तबाह किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हजारों बेघर लोगों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। आक्रोश, गुस्से और बेबसी के बीच रोते बच्चों की चीखें, ढहते मकान, तपती धूप में खाकी वर्दी में खड़े पुलिसकर्मी और अपने घरों को ढहते देखते लोग। ये तस्वीरें अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर बसे लोगों की हैं। यहाँ दूसरे चरण की डिमोलिशन ड्राइव जारी है।
बड़े पैमाने पर ये डिमोलिशन ड्राइव कथित बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाई जा रही है। लगभग 2 हफ्ते पहले चंडोला तालाब के सियासत नगर में बंगाली मोहल्ले से शुरू हुआ घरों को ढहने का अभियान अब पूरे क्षेत्र में फैल गया है। इस दौरान कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच लोग अपने घरों को बचाने का संघर्ष करते दिख रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही। यह अभियान अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अहमदाबाद नगर निगम की एक टीम की मौजूदगी में चलाया जा रहा है, जिनको लेकर लोगों में गुस्सा और आरोप है। लेकिन इस क्षेत्र में हजारों घर थे जो अब जमींदोज हो चुके हैं। हालांकि धार्मिक स्थलों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। कई लोगों का कहना है कि बिना नोटिस, बिना सूचना की कार्रवाई की जा रही। लोगों का ये भी कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इन लोगों को बांग्लादेशी बताकर निकाला जा रहा है और इस बीच दावा किया जा रहा है कि इस कार्रवाई से मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। उधर इस कार्रवाई पर अहमदाबाद के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल का कहना है कि 2022 में अलकायदा के साथ सहानुभूति रखने वाले 4 लोगों को इस इलाके से गिरफ्तार किया गया था। ये 4 लोग स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे और पहलगाम हमले के बाद तथाकथित बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। अहमदाबाद के चंडोला तालाब बांग्लादेशियों का गढ़ बन गया है। इसी के आधार पर यहाँ घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें, इस तरह का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस क्षेत्र में वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों का कारोबार, शराब का कारोबार, सट्टा, जुआ समेत कई अवैध गतिविधियां चल रही थी। हालांकि तोड़फोड़ के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने घोषणा की है कि 7,500 रुपए देकर सरकारी आवास योजना के तहत वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, जिस पर लोगों का कहना है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।